उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इनफैक्ट 10th वाले क्यों, बहुत सारे 12th वालों को भी मैं ये वीडियो रिकमेंडेड करूंगा कि ये ज़रूर देखना है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है बायोलॉजी में। तो 10th और 12th ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। हालांकि 12th में ये चैप्टर जो है वो टीएमए में है, लेकिन जितने भी 12th वाले हैं उनको मैं सजेस्ट जरूर करूंगा कि ये वीडियो 10th वाला आप जरूर देखें। आज हम लोग पता क्या बात करने वाले हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सेल्स एंड टिश्यूज की बात करने वाले हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं हिंदी मीडियम और साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ साथ लेकर चलूंगा और साथ साथ चीज़ों को मैं लेकर मतलब आगे बताऊंगा। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि हर वीडियो आपके पास सही टाइम पे पहुंच सके। देखिए, जब हम बात करते हैं सेल SCELL होता है, सेल का मतलब कोशिका होता है, टिश्यू का मतलब ऊतक होता है। तो जब हम बात करते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा शरीर है ना, हमारा बॉडी है, वो किससे मिलके बना है। बहुत बेसिक आपको लेके जाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए कि आपका जो मतलब घर होता है वो किससे मिलके बना होता है। सर हमारा घर ना ईंटों से मिलके बना है। मतलब एक एक ईंट जब लगता है ना बच्चों, तब जाके एक दीवार खड़ी होती है। दीवारों से फिर क्या होता है, कमरे बनते हैं। कमरे से फिर क्या होता है, हमारा घर तैयार होता है। तो वैसे ही आपको ये अंडरस्टैंड करना और समझना पड़ेगा कि हमारा शरीर जो दिख रहा है ना, ये सबसे पहले सेल से बना होता है। इसको कोशिका कहते हैं। जब ये कोशिकाएं मतलब एक तरह की कोशिकाएं, एक तरह के सेल जब आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। जैसे मान के चलिए, आप जानते हैं, देखिए पुलिस वाला भी इंसान ही है, डॉक्टर भी इंसान है ना। इसके अलावा आप मुझे बताइए, इंजीनियर्स भी मतलब इंसान ही होते हैं। तो ये सारे लोग इंसान ही हैं। तो आप हम सभी इंसान हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर डॉक्टर को इकट्ठा किया जाएगा तो सारे डॉक्टर मतलब एक जगह इकट्ठा होंगे, स्पेशल डॉक्टर इकट्ठा होंगे। तो आप मुझे बताइए, अगर डॉक्टर एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं तो मतलब उस समूह में, उस ग्रुप में हम लोग ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। सारे टीचरों को अगर आप एक ग्रुप में डालेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमने इन सारे टीचरों को एक ग्रुप में डाला है, क्योंकि इनका काम है पढ़ाने का। इसी तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इंजीनियर्स को एक ग्रुप में डालते हैं तो हम ये कहेंगे कि सारे इंजीनियर का काम है अपना अपना इंजीनियरिंग का अपना काम करना। ठीक वैसे ही हमारे शरीर का अलग अलग बनावट है। भगवान ने हमें हाथ दिया है, पांव दिया है, नाक दिया है, सुंदर सी आंखें दी है, बाल दिया है, एवरीथिंग दिया है। यानी हर जगह क्या है, सेल से बना हुआ है। लेकिन ये सेल फिर मिलकर क्या बना देते हैं, टिश्यू बनाते हैं। तो जब एक तरह का सेल, एक फंक्शन वाले सेल एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उस पार्टिकुलर जो बनता है उसको हम लोग टिश्यू, TISSU, टिश्यू यानी ऊतक के नाम से जानते हैं। उसी तरीके से जब ये ऊतक, ये जितने भी ऊतक है, जितने टिश्यूज हैं, एक जगह जब कलेक्ट होते हैं स्पेशल फंक्शंस वाले, तो उसको जो है हम लोग फिर क्या जानते हैं कि भाई वो ऑर्गेन तैयार हो गया। जैसे उससे लीवर तैयार हो गया है ना, इससे आपका किडनी तैयार हो गया, उससे आपका हार्ट तैयार हो गया। और ये सारे ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन्स जब आप मिलाते हैं तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरा जीव तैयार हो जाता है। तो बहुत ही बेसिक मैंने आपको समझाने और बताने की कोशिश किया है। बाकी यहाँ पर हम बाकी सारी चीजें देखते चलेंगे साथ साथ में, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, बस बने रहना यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए लिखा भी है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सेल एंड टिश्यूज। तो इसमें जो है हम सारी चीजें पढ़ेंगे। मैं ऑलरेडी इसमें सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आप ध्यान से देखिए, सेल को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि स्ट्रक्चरल का मतलब हो गया, आप बोल सकते हैं संरचनात्मक, स्ट्रक्चर देता है। देखते हैं ईंटों से बनाते थे, स्ट्रक्चर देता है। तो ये भी हमारे बॉडी क्या देता है, स्ट्रक्चर देता है। उसके अलावा बोल रहा है फंक्शनल, यानी कि हर सेल्स के मिलने से टिश्यू, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गेन, इनको क्या मिलता है, फंक्शन, एक फंक्शनल वर्किंग होता है, फंक्शंस जाते हैं यहाँ पर, तब जाके हम बोलते हैं कि भाई ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है। तो ये दो वर्ड याद रखना है, द सेल इज द फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदगी तभी तो है ना, यूनिट ऑफ लाइफ है, एक यूनिट है। वो सबसे छोटा यूनिटी जो है, सबसे छोटा पार्ट जो है वो सेल है। सेल के मिलने से ही सारा काम होता है यहाँ पर। लेकिन सबसे बात ये भी आती है कि आखिर इतना छोटा हमारे शरीर में, भैया इसको देखा किसने है ना, इसको किसने देखा, किसने डिस्कवर किया है। तो आपको याद रखना है कि ये बात 1665 की, कब की बात है ये, 1665 की बात है। रॉबर्ट हुक नाम आएगा, क्या आएगा, रॉबर्ट हुक। हिंदी या इंग्लिश जो भी मीडियम है, आप उससे मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो आप, क्योंकि बायोलॉजी का टर्म हिंदी इंग्लिश में लगभग एक ही होता है।
तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में जो है देख रहे थे, तो उन्होंने जब एक माइक्रोस्कोप जो होता है जिससे कि हम लोग चीज़ों को क्या करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, तो वहाँ पर जब वो देख रहे थे ना, तो उन्होंने देखा कि जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसी तरह से कमरे 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 टाइप का बना हुआ था। आज तो हमारा माइक्रोस्कोप इतना डिटेल हो चुका है, इतना बढ़िया से हो चुका है कि हम 18,000 गुना बड़ी मतलब बड़ा करके किसी पिक्चर को देख सकते हैं। आप कितना जूम कर सकते हैं अपने फ़ोन में, 1, 1.1, 1.2, मतलब दूर से नज़दीक कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप मतलब आजकल के डेट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है जो 18,000 गुना चीज़ों को बड़ा कर सकता है। तो इन्वेंशन सबसे पहले माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवरी हुई थी सेल्स का। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इसको ढूंढा था। ये पूछता है आपके एग्जाम में कि सेल यानी कोशिका का किसने खोज किया था, कब किया था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और उन्होंने क्या किया था, एक थिन पीस ऑफ कॉर्क लिया था एक सिंपल माइक्रोस्कोप में, और देखा था बहुत सारे कंपार्टमेंट बने हुए थे जैसे कि हनी कॉम्ब यानी कि मधुमक्खी के छत्ता बना होता है। और उन्होंने ही सबसे पहले इस कंपार्टमेंट का नाम दिया था सेल्स, क्योंकि सेला का मतलब होता है CELL, सेला का मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो देखा कंपार्टमेंट टाइप का है, तो सेला से फिर वो सेल बन गया। सेल थ्योरी की हम बात करते हैं, तो सेल थ्योरी उसके बाद क्या हुआ कि एक फॉर्मुलेट हो गया। मतलब यहाँ देखिए जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के थे। ये बात है 1838 की। देखिए सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसके बारे में देखा, लेकिन फर्दर साइंटिस्ट लोग बैठे नहीं रहते हैं। तो साइंटिस्ट लोग लगे रहे उस पर काम करते रहे और वो टाइम आ गया 1838 1838, जब जर्मनी के साइंटिस्टों ने, जिनका बायोलॉजिस्ट आप बोल सकते हैं, AMJ स्लीडन ने इसको देखा, और साथ में T सैचवान ने इसको देखा 1839 में। तो उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया। द सेल थ्योरी क्या कहता है, इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं सेल थ्योरी क्या कहता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करता हूं यहाँ पे, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। हिंदी में बताऊंगा, कोशिका जो है संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सारे जीवित जितने जिंदा चीजें, सजीव की चीजें आपको दिख रही है, और ये जितने भी आप बॉडीज दिख रहे हैं, उन सब का जो शरीर है वो किससे कंपोज होकर बना है, तो सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऑल न्यू सेल्स अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि एक जो सेल होता है वो डिवीजन लेता है। अब ये इसमें पढ़ेंगे मियोसिस और मिटोसिस, इसमें पढ़ेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा। बताना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा जो है सब्र बना के रखिए। मैं टाइम भी देख रहा हूं आपके साथ साथ। इसके अलावा जो है द फंक्शनल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर आउटकम ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटीज एंड द इंटरेक्शन ऑफ द सेल्स दैट मेक द ऑर्गेनिज्म, यानी जो सेल्स होते हैं वो एक तरह के सेल्स एक जैसा काम करते हैं। मैंने बोला आपको एग्जाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर का शुरू में दे दिया था। और ये जो आउटकम आता है, ये जो कंबाइंड होते हैं, जो इकट्ठा होते हैं, तो इकट्ठा होने के बाद इनकी जो एक्टिविटी होती है वो एक जैसी होती है। और ऐसे कई सारे फंक्शंस वाले ग्रुप होते हैं सेल्स के, जिससे ऑर्गन तैयार होता है, और हर ऑर्गन का अपना काम है। अब हार्ट का काम होता है पंप करना, है कि नहीं। लीवर का अपना काम है, उसको किडनी का अपना काम है फिल्टर करने का, इंटेस्टाइन का अपना फंक्शन है, हर किसी का अपना अपना फंक्शन है, माइंड का अपना फंक्शन है। तो ये सारे ऑर्गन्स का अपना अपना फंक्शंस है। मतलब इनके सेल्स की बात करें तो इन्हीं के जैसे फंक्शंस में काम करेंगे। A cell may be defined बोल सकते the structural and functional unit of living organism which is capable of independent existence। ये रट लेना कि जीवन की संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई जो कि अकेले भी रह सकती है, अकेले स्वतंत्र रूप से पाई जा सकती है, उसको हम लोग कोशिका कहते हैं। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें यूनिसेलुलर यानी एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्या बात करते हैं सर, एक कोशिका तो दिखाई भी नहीं देगा, तो हाँ वो हमें नहीं दिखाई देगा और क्या। और कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे बहुकोशिकीय कहते हैं। फिलहाल इसको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय से पहले जो है हम लोग जानेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ये जो वर्ड है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये दोनों ही हिंदी में भी वही है और इंग्लिश में भी वही है। आप ये मत समझो कि हिंदी में कुछ और नाम होगा और इंग्लिश में कुछ और नाम होगा। हाँ, आप हिंदी में लिखोगे, इंग्लिश का इंग्लिश में लिखेंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। आप बताइए, हम सभी जानते हैं कि हम बंदर से इंसान बने हैं, तो जब हम बंदर से इंसान बने तो क्या बंदर का अस्तित्व नहीं है क्या? है। लंगूर का अस्तित्व नहीं है क्या? है। अभी भी आदिमानव है नहीं है क्या? हैं। लेकिन आप तो डेवलप कर गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो डेवलप कर सका वो आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, डेवलप कर गया। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अभी भी वैसे ही रहेंगे, जिसको हम प्रिमिटिव कहते हैं, यानी कि प्राचीन, पुराना, अभी तक वही है। तो जो प्रोकैरियोटिक होता है और यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब हो गया आपका कि आप ऐसे समझिए कि उसके पास जो न्यूक्लियस है, अभी पढ़ेंगे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो उसका ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब जो है एक वेल डेवलप न्यूक्लियस जो होना चाहिए वो यूकैरियोटिक के पास है। मतलब प्रोकैरियोटिक ने कहा नहीं जी, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। और यूकैरियोटिक कहा नहीं, अपन बदलेगा, अपन डेवलप करेगा, अपन आगे बढ़ेगा। तो यहां पर जो है यूकैरियोटिक डेवलप में चला गया। तो मोटा मोटी मैंने आपको समझाया, फिर भी इसमें मैं आता हूं यहां पे। तो सेल मेम्ब्रेन, देखिए जो सेल होता है, स्ट्रक्चर में आपको दिखाऊंगा। प्लांट का अलग सेल होता है, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। और एनिमल का अलग सेल होता है जिसको हम बोलते हैं जंतु कोशिका। तो ये दोनों ही जो सेल होते हैं, इन दोनों में आप आगे पढ़ेंगे कि जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। हाँ, दोनों में ये फर्क होता है क्योंकि हम लोग दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, अब कोई मारने के लिए भी आएगा तो अपन लोग देखेंगे भाग जाएंगे। लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं एक जगह टिके रहते हैं, वो इधर उधर जा नहीं सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है, हम आपको रिजिडिटी देंगे, हम आपको मजबूती देंगे। और मजबूती कैसे देंगे? तो जो आपकी कोशिका है, जो आपका सेल है, उसमें हम क्या करेंगे, देखिए दोनों में हम देंगे सेल मेम्ब्रेन। आपको प्लांट में भी देंगे सेल मेम्ब्रेन, एनिमल में भी देंगे सेल मेम्ब्रेन। बट एनिमल को एक एडवांटेज, क्योंकि एक कमी भी है कि चल नहीं सकते हैं, तो उसके बदले एक एडवांटेज भी भगवान ने दिया। और भगवान ने कहा कि देखिए, हम आपके सबसे बाहरी बाउंड्री में एक और बाउंड्री लगा देते हैं जिसको हम लोग सेल वॉल कहेंगे, यानी कोशिका भित्ति के नाम से जानेंगे, जो आपको रिजिडिटी देगा, जो मजबूती देगा। ठीक है, तो यहां बोल रहा है सेल मेम्ब्रेन विच लिमिट्स द सेल एंड गिव्स इट्स शेप। तो जो जितने भी सेल होते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, वो क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन बाहर की बाउंड्री उसको एक शेप देने का काम करता है। समझ में आ रहा है आपकी बात? जिससे एक शेप दे पाते हैं। डीएनए विच मे बी कंटेंट इन द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, हर सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस होता है, चाहे वो डेवलप हो चाहे ना हो, न्यूक्लियस तो होना ही होना है। तो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, हिंदी इंग्लिश सेम है, तो आप याद रख सकते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए क्या करता है, कुछ भी होता है डीएनए टेस्ट करवाओ, इसका बच्चा है कि नहीं, डीएनए टेस्ट करवाओ। जैसे कई बार हॉस्पिटल में बच्चे चेंज हो जाते हैं, बोलते हैं नहीं ये हमारा बच्चा है, मतलब ठीक है डीएनए टेस्ट कराते हैं कोर्ट से परमिशन लेके। तो डीएनए क्या करता है, माँ बाप के गुणों को बच्चों में ट्रांसफर करता है। फ्लूइड कॉल्ड साइटोप्लाज्म फिलिंग इन द स्पेस विद इन अ सेल। आप कोई भी सेल ले लीजिए, जैसे मान के चलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये सबसे बाहर की बाउंड्री जो बनाई वो आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये जो बाउंड्री में बना रहा हूं, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, इसके अंदर ये मान के चलिए न्यूक्लियस हो गया, बीच में न्यूक्लियस आपका हो गया। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड होता है, जो बीच का स्पेस होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हम लोग प्लाज्मा द्रव्य के नाम से जानते हैं इसको, प्लाज्मा द्रव्य बोलते हैं इसको। तो साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियस और बाउंड्री के बीच का लिक्विड जो भी होता है। वेयर डीएनए ऑफ द सेल लाइज इन द साइटोप्लाज्म और इनक्लोज विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए, डीएनए जो सेल का है वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है या न्यूक्लियस में। ऐसा नहीं खाली न्यूक्लियस में हो सकता, बाहर भी हो, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो जो है न्यूक्लियस के अंदर हो। सेल्स में भी टर्म एड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हमने सेल्स को दो तरीके का कैटेगराइज में बांट दिया, एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल। तो हम अब पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, एंड देन आफ्टर हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। मजा आने वाला है, ध्यान देना। ठीक है, देखिए कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम जब जानते हैं तो प्रो का मतलब होता है बिफोर, और है ना, कार्यन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि आप ये समझिए बिफोर न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस बनने से पहले, आप ऐसा बोल सकते हैं। These cells do not have well organized nucleus। मैंने पहले कहा था इसके पास जो है वो डेवलप केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा।
द जेनेटिक मटेरियल इन ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब कि जेनेटिक का मतलब होता है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने वाले, है ना, जो वंशानुगत जिसको बोलते हैं, जो मटेरियल होते हैं, द्रव्य होते हैं, वो सिंगल मॉलिक्यूल डीएनए का साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहाँ पाया जाना चाहिए? न्यूक्लियस के अंदर। बट कहाँ है ये? साइटोप्लाज्म में है, नॉट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। सर क्या क्या नाम आपने ले लिया? आपने तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिया है, आपने लाइसोसोम का नाम लिया है, आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम लिया है, आपने क्लोरोप्लास्ट का नाम लिया है। हाँ, मैंने नाम लिया है क्योंकि आपको एक एक करके मुझे इनसे मिलवाना है। बोलते हैं बेटा ये तुम्हारे फूफा जी हैं। फूफा जी? कौन फूफा जी? अरे वो वही फूफा जी हैं जो बाहर रहते थे, लेकिन अब तुम बड़े हो गए तो मिलवा रहे हैं। तो एक एक करके मैं इंट्रोड्यूस करूंगा आपको, और ये आने वाले चैप्टर खत्म होने के बाद आने वाले टाइम में आपको रट जाएगा। तो आप इतना ही समझिए, जितना भी मैंने नाम लिया है ये सेल के अंदर न्यूक्लियस और बाउंड्री के बीच पाए जाने वाले वो पार्ट होते हैं सेल के, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे सेल के अंदर कोई रसोई घर में खाना बनाने का काम करता है, कोई साफ सफाई का काम करता है, कोई पैकिंग करने का काम करता है, कोई ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो भाई सबका अपना अपना काम बांट दिया गया है इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर हम आगे बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये लिखा है जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बाकी तो 12th वालों का किंगडम मोनेरा में बहुत डिटेल मैंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में बताया है। खैर यहाँ पर जो है अगर आपसे प्रोकैरियोटिक सेल्स का आपसे पूछे तो आप यही बोलेंगे कि वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता है उसके पास, मतलब उसका केंद्रक जो है क्या बोलते हैं, वेल डेवलप मतलब सुविकसित उतना तरीके से नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो पार्ट्स एब्सेंट होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, याद हो जाएगा, चिंता मत करो, तुम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया होगा और ब्लू ग्रीन एल्गी होगा। देखिए यहाँ पर अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपको अच्छी चीज दिखाई देती है यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है यू का मतलब? यू का मतलब ट्रू होता है और कार्यन का मतलब न्यूक्लियस होता है। दैट मीन जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा उसी को हम लोग यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानेंगे। डीएनए इज इनक्लोज इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मिंग न्यूक्लियस। तो यानी कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पर, और जेनेटिक मटेरियल जो है ये 2 या 2 से ज्यादा डीएनए मॉलिक्यूल्स का यहाँ पर पाया जा सकता है, which are present as a network of chromatin fibers when the cell is not dividing। यानी न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर धागा धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, और उस क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम को हिंदी में भी क्रोमोसोम ही कहते हैं, उस क्रोमोसोम के अंदर जो है ये डीएनए पाया जाता है। आपको पूरा चैप्टर खत्म होने तक पूरा सीरीज आपको देखना पड़ेगा, तब आप जाके इसमें मास्टर बन पाएंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कोशिकांग, कोशिकांग का मतलब होता है ऑर्गेनेल्स, मतलब कोशिका के अंग यानी कोशिका के पार्ट, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी एपेटस हो, गोल्जी काई जिसे कहते हैं, क्लोरोफिल हो, क्लोरोप्लास्ट हो, एवरीथिंग कुछ भी हो उसको हम लोग जो है कोशिकांग के नाम से जानेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब के सब जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, राइट। और सेल्स ऑफ प्लांट जैसे फंजाई, प्रोटोजोआ, एनिमल्स, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक में आते हैं। पिक्चर की अगर हम बात करते हैं तो साफ साफ 2 पिक्चर आपको दिख रहा है, एक तरफ आपका यूकैरियोट का दिया है, दूसरी तरफ आपको प्रोकैरियोट का दिया है। यदि आप यूकैरियोट में आते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर ये बना हुआ माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर आपका न्यूक्लियस भी है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस हो गया आपका, इसके अलावा ये बड़ा वाला न्यूक्लियस हो गया आपका, यहाँ राइबोसोम्स भी है। बट यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियाइड तो मिल जाता है, ये कैप्सूल्स भी मिल जाता है, बट एक फ्लैगेला मिलता है। क्योंकि ये बैक्टीरिया होता है, 12th वाले अच्छे से जानते हैं कि चलने के लिए, मूव करने के लिए इसको मिलता है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे मूव करके चलता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैगेला के नाम से जानते हैं। अब हिंदी में इसका नाम मुझे क्लियर नहीं है, पर फ्लैगेलम, फ्लैगेला, फ्लैगलेंटा, इस तरह से नाम इसको जानते हैं। ये आपका सेल वॉल हो गया और देखिए सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर 2 आपको देखने को मिलता है, एक तो सेल वॉल भी है बाहर का, है ना, क्योंकि हम लोग ना प्लांट की बात कर रहे हैं, प्लांट की इसका राइबोसोम भी होता है। तो एक तरह से देखेंगे तो प्रोकैरियोट बेचारा उतना डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, ये बिफोर न्यूक्लियस, मतलब प्रो का मतलब बिफोर रह गया, और यूकैरियोट जो ट्रू न्यूक्लियस हो गया। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही छोटा सा चीज है जिसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो है यहाँ पर
लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल सेल, यानी कि अगर हम लोग संरचना देखते हैं एक यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर का, जिसको टिपिकल बात करते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल का यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ, बहुत ही प्यारा पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। इस पिक्चर में देखिए, ध्यान से देखिए, तो इस पिक्चर में सबसे पहले तो फ्लैगेला दिया हुआ है, इसको चलने में, लोकोमोशन में, मूवमेंट में इसकी हेल्प करता है। राइबोसोम लिखा, भी पढ़ेंगे आप, सब पढ़ेंगे, है ना, बोलते दया कुछ तो गड़बड़ है। तो वैसे ही आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नया नया टर्म देख रहे हैं, कुछ चीजें सर अटपटी लग रही है, सर कई बार डर लगता है, पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर देख कहीं हमको डर लग रहा है, अब प्लीज हिंदी में पढ़ाइए ना, हिंदी में रहेगा तो। अरे मैं भी हिंदी मीडियम ही था 10वीं क्लास तक, इसलिए मैं हिंदी वाले वर्ड आपको बोल रहा हूँ। इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि 12th वाले इंग्लिश के ही होते हैं और उन्हें ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इंग्लिश बना रहा हूँ। इसलिए डरना नहीं, बायोलॉजी का टर्म हिंदी इंग्लिश एक ही होता है। कैप्सूल से यहाँ पर देखिए होता है, सेल वॉल है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको पीली बोलते हैं, इस तरह से, जो इस तरह से रुआ 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 से निकला है, पीलिया पिलियाई कुछ इस तरह से बोलते हैं इसको, इस तरह से। कहता सेल्स विद इन द बॉडी ऑफ ए मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म डिफर इन शेप साइज एंड फंक्शन। देखते हैं अलग अलग शरीर का, हाथी कितना बड़ा है, चूहा कितना छोटा होता है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाथी का सेल होगा वो चूहे के सेल से बड़ा होगा। देखिए नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होगा तो कोई भी जीव बड़ा दिखेगा, लेकिन इसका मतलब कतई ये चीज नहीं है कि उसका एक सेल का जो साइज होगा वो दूसरे से छोटा हो सकता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे शरीर में एक नर्व सेल पाया जाता है, नर्वस सेल पाया जाता है, तो तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तंत्रिका कोशिका बहुत ही लंबा होता था, हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। अब देखिए हमसे बड़ा तो हाथी है, तो हाथी की जो एक कोशिका के आप साइज देखेंगे और हमारा नर्वस सेल का देखेंगे तो हमारा नर्व सेल उससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हाथी के शरीर में कोशिकाओं की संख्या ज्यादा है, इसीलिए जो है वो बड़ा है, और हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या कम है। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं समझिए, एक चूहे के अंदर हमसे भी कम कोशिकाओं की संख्या है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप किसी एक को, देखिए आप समझिए ना, मान लीजिए टीम ए है, टीम बी है, टीम सी है, टीम डी है। अब हाइट के मामले में हो सकता है टीम ए जिसका नाम चूहा रखा गया है, टीम बी जिसका नाम आदमी रखा गया है, टीम सी जिसका नाम हाथी रखा गया है। हो सकता है कि टीम ए में खली भी शामिल हो सकता है टीम बी में नॉर्मल आदमी हो, समझ रहे हैं यहाँ पर, आप ऐसा समझिए यहाँ पर। और हो सकता है टीम सी में कोई बौना आदमी हो, लेकिन क्योंकि टीम सी जो हाथी वाला है उसके पास बहुत ज्यादा लोग हैं, इसीलिए उसको हाथी कह रहे हैं, बहुत बड़ा उस जगह स्पेस लेगा वो बैठने के लिए। क्योंकि टीम बी जो है जिसमें आदमी आप कह रहे हैं ये थोड़ा छोटा है लेकिन टीम ए से बड़ा है, और टीम ए की बात करते हैं जिसका नाम चूहा आपने रखा है। अब देखिए हो सकता है इसमें 3-4 लोग हो, लेकिन खली एक तो है इसमें जो इन सबसे भारी है, सबसे लंबा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि भाई किसी के अंदर जो सेल है उसका साइज बड़ा होगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है। नहीं नहीं, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने से साइज बड़ा होता है, बट पार्टिकुलरली किसी एक कोशिका का आप देखेंगे साइज तो हो सकता है बड़ा छोटा हो सकता है। तो इसमें बेसिक पार्ट एक तो सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। मैंने बार बार बोला है बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी बाउंड्री हो गई, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस न्यूक्लियस, इस बाउंड्री के बीच का जो स्पेस होता है इसी को हम लोग साइटोप्लाज्म यानी प्लाज्मा द्रव्य के नाम से जानते हैं। तो 3 पार्ट इसके अंदर है, बाकी चीजें आपको यहाँ पर है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर जो यूकैरियोटिक सेल में एक प्लांट और एक एनिमल सेल का डायग्राम दिखाने की कोशिश किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में ही सारी चीजें आपको मिलेगी। प्रोकैरियोट में तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अरे आप चिंता नहीं करो, जब मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था ना ये चैप्टर तो मैंने किसी टीचर से पढ़ा ही नहीं था, मैंने खुद से इसको 3-4 बार पढ़ा, मुझे भी नहीं समझ में आया था। तो अगर आपको जितना समझ में आ रहा है ना, बहुत समझ में आ रहा है, बाकी फिर खुद से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं एक बार में समझ गया था। बी पॉजिटिव। देखो अगर हम पिक्चर की बात करते हैं तो ये जो पिक्चर दिया गया है यहाँ पर, ये पिक्चर दिया गया है प्लांट का। प्लांट में आप देखेंगे बाहर में सबसे बाहर की जो बाउंड्री जो ग्रीन कलर का है ये सेल वॉल है, जो कि इसको रिजिडिटी और मजबूती के लिए दिया गया है। उसके अंदर एक और ब्लैक कलर की बाउंड्री, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप सेल इसमें आएंगे, एनिमल सेल में आएंगे, तो एनिमल सेल में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बाहर की बाउंड्री आपको दिख रही है बस एक ही बाउंड्री, इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बाकी इसके अंदर के जो नाम है वो आपको विद फिगर आपको ध्यान रखना चाहिए, और मैं आपको एक होमवर्क दूंगा कि इस पिक्चर को रट लो।
क्या कर लो, इस पिक्चर को रट लो। रट लो मतलब रट लो मतलब अच्छे से बना लो। इसके अंदर कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ सेंट्रियोल है, कहाँ साइटोप्लाज्म है, कहाँ गोल्जी बॉडी है, कहाँ राइबोसोम है, क्योंकि एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगला पार्ट आने से पहले आपको ये काम कर लेना है। फिर भी जो है यहाँ पर देखिए सबका फंक्शंस दिया हुआ है, जैसे सेल मेम्ब्रेन का क्या की फीचर है, क्या उसका फंक्शन होता है, साइटोप्लाज्म का क्या की फीचर है, क्या उसका फंक्शन होता है, न्यूक्लियस का क्या की फीचर है, क्या उसका फंक्शन होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के पास क्या की फीचर है, क्या उसका फंक्शन होता है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है, पूरा डिटेल दिया गया है इसके अंदर, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ अदर प्लांट बॉडी में जैसे सेल वॉल एक्स्ट्रा उसका क्या काम होता है, प्लास्टेट का क्या काम होता है, और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो हम देखेंगे। एंड देन आफ्टर जो है हम लोग फिर डिफरेंस करेंगे प्लांट सेल में और एनिमल सेल में कि क्या डिफरेंस होता है, तब जाके हमारा इंडेक्स क्वेश्चंस 21.1 पे हम एलिजिबल हो गए इसको बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और ऐसे ही देखिए आप बने रहेंगे तो 10th के लिए मैंने सोचा है मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, है ना। 10th वालों का ऐसा नहीं है, मैं पूरा सिलेबस करवा दूंगा, चिंता मत करना। धीरे धीरे करके मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने आपके लिए मैथ भी करवा दूं, आपके लिए साइंस भी करवा दूं, और जो भी चीज़ें रहेगी मेरा जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं मैं अपना बेस्ट दूंगा। बट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप प्रमोट कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप खुद भी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए कई लोगों को ये लगता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी काम कर लेंगे। मैं मानता हूं कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अमीर नहीं होता है, लेकिन आप ये भी समझिए कि अगर आप 12वीं भी ढंग से नहीं करेंगे तो अपने जीवन में क्या अचीवमेंट आप लेंगे। अभी आपको कोई जॉब भी नहीं करना है, मे बी कुछ लोग करते होंगे बट बहुत लोग नहीं करते हैं। अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी भी नहीं है, तब आप ये हाल है आपका कि आप अपना काम ढंग से केवल करना क्या, देखिए आराम की जिंदगी है, खाना पीना है, पढ़ाई करनी, इतनी ही तो है आपके पास। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आने वाले टाइम में जब आपके ऊपर बर्डन पड़ेगा तो सोचिए आप कैसे करेंगे। तो ये आज जो आप मेहनत की आदत डालेंगे ये आपको आगे तक काम करेगा। मेरा काम है आपको सही राह दिखाना। मैं आपके सिचुएशन से ऑलरेडी गुजर चुका हूं और मैंने ऐसे ऐसे सिचुएशंस भी देखे हैं जहां पर मैंने अपने आप को महसूस किया कि यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं होता या मेरे पास टैलेंट ये चीज़ें नहीं होती तो शायद मुझे भी जो है कहीं ना कहीं 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करनी होती। हालांकि 8 से 10 घंटे की ड्यूटी करना कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया करती है, लेकिन एक जो फ्रीडम होती है, एक आज़ादी होती है, एक जो पैशन होता है, कहीं ना कहीं लाइफ सिमट जाती है। आप देखते हैं बड़े बड़े आईआईटी करने वाला आईआईटीएन चाय वाला, एमबीए चाय वाला, इंग्लिश एमए चाय वाली। अब देखिए चाय तो नॉर्मल भी रोड पे कोई बेचता है, लेकिन क्या है उनकी जो डिग्री है, उनकी जो मेहनत है, उनसे उनकी चाय की कीमत बढ़ गई, मिठास बढ़ गई, चाय की कीमत बढ़ गई। समझ में आ रहा है आपको, लोग उनके पास जाएंगे। जिंदगी में दोस्त कुछ भी करना, लेकिन पढ़ाई लिखाई ढंग से कर लो, फिर जिंदगी बहुत बड़ी है, जो माना है वो करना, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई कर लो। इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करना चाहूंगा, मिलूंगा इसके अगले पार्ट में। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि एनआईएस का ये पहला चैनल है जहां पर मैं आपके लिए सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, करवाऊंगा। और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।